हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। क्या हाल चाल है जी आप लोग के। आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं सर आप लोग अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। प्लस आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सो सीए फाउंडेशन जून 21 जो जून में अपना अटेम्प्ट होने वाला है सीए फाउंडेशन का, उसमें अकाउंट्स के लिए मैंने कुछ एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न तैयार किया है। देखो, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। पास्ट एग्जामिनेशन को, पास्ट पेपर्स को एनालिसिस कर कर, प्लस करंट सिनेरियो को देखते हुए, प्लस इंस्टीट्यूट क्या पूछ सकता है, कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से मैंने कुछ अपने हिसाब से एनालिसिस निकाला है। और सर मैं मान के चलता हूं ये एनालिसिस के हिसाब से आपको लगभग 80% पेपर में आपको मैच करवा दूंगा बाद में। ठीक। तो ये एनालिसिस मैं ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट से बनाता आ रहा हूं। और बच्चे जनरली उसको काफी पसंद भी करते थे, और बच्चों के खुद ही कमेंट आता था कि सर ये जो आपने एनालिसिस दिया है या ये जो आपने एक्सपेक्टेशन बताई है, मोर और लेस एग्जाम में इसी तरीके का पेपर आता है। तो इस अटेम्प्ट के लिए भी मैंने कुछ एनालिसिस तैयार किया है। तो देखो, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। सीए फाउंडेशन अकाउंट्स पास्ट पेपर एनालिसिस, ये कुछ मैंने कुछ अटेम्प्ट्स को काउंट किया है, जिसमें मैंने अटेम्प्ट लिए आपके मई 2018 से लेकर जनवरी 2021 तक। यानी कि मई 18 का अटेम्प्ट हो गया, नवंबर 18 का अटेम्प्ट हो गया, मई 19 हो गया, नवंबर 19 हो गया, नवंबर 20 हो गया। मई 20 में एग्जाम हुए नहीं थे, नवंबर 20 हो गया। और एक नवंबर के बाद इन्होंने जनवरी में एग्जाम कंडक्ट करे, तो जनवरी 21 को भी मैंने यहां पर कंसीडर कर लिया। इन सब चीजों को, इन अटेम्प्ट्स को, इन लगभग 6 अटेम्प्ट्स को एनालिसिस करके जून में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है आपके पेपर से, वो मैंने यहाँ पर आपको कुछ मार्किंग बता दी है। और प्लस नीचे मैंने कुछ पेपर पैटर्न भी है, उसको भी साथ साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। यहाँ पर कुछ ये कॉलम में टॉपिक्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर मैंने मार्क्स लिखे हुए हैं कि कौन कौन से अटेम्प्ट में कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आया। आओ जी, एक बार देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि सर मई 2018 से लेकर नवंबर 2019 तक का जो सिलेबस था वो कुछ और था। और मई 2020 से इंस्टीट्यूट ने क्या किया था, कुछ टॉपिक्स को हटा दिया था, कुछ टॉपिक्स को डिलीट कर दिया था, कुछ टॉपिक्स को उन्होंने रिमूव कर दिया था। जैसे रेशियो एनालिसिस था वो उन्होंने खत्म कर दिया था, रॉयल्टी था ये उन्होंने खत्म कर दिया था। तो मई 2018, नवंबर 2018 और मई 2019 यहाँ पर तो वो टॉपिक्स थे, लेकिन इसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर इन्होंने खत्म कर दिए थे तो वो टॉपिक्स। तो यहाँ पर कुछ आपको वेरिएशन दिखेगा, जैसे देखो मई 18, नवंबर 18 और मई 19। यहाँ पर जो पेपर बन रहा है वो 105, 110, 100 नंबर का बन रहा है। क्यों? क्योंकि सर इसमें कुछ डिलीटेड टॉपिक्स है, वो मैंने यहाँ पर कंसिडर नहीं किए क्योंकि वो रेलेवेंट ही नहीं है। लेकिन नवंबर 2019 में, नवंबर 2020 और जनवरी 2021 यहां पर जो आपको पेपर दिख रहा है वो कितने मार्क्स का दिख रहा है, देखो जी। 120 नंबर का, 125 नंबर का, 125 नंबर का। तो आपका ये तो क्लियर हो गया कि जो आपका पेपर आता है वो लगभग 125 नंबर का पेपर आएगा। इस 125 में से आपको कितने मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना होता है? इस 125 में से आपको 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना होता है। आओ जी, एक एक करके टॉपिक देखते हैं, पास्ट एग्जाम देखते हैं कि पास्ट एग्जाम में कितने नंबर का पूछा और इस बार किस तरीके से वो पूछा जा सकता है। देखते हैं। देखो, शेयर कैपिटल के टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो मई 2018 में वो 12 नंबर का पूछा। अच्छा, ये जो 12 नंबर आपको दिखेगा, 17 नंबर आपको दिखेगा, इट मींस क्या है कि यहां पर मैंने ट्रू फॉल्स को भी इंक्लूड कर दिया है। पास्ट एग्जाम में जो ट्रू फॉल्स पूछे गए हैं तो ट्रू फॉल्स भी पता लग जाता है कि कौन कौन से चैप्टर से है, तो वो भी मैंने इंक्लूड कर दिए। लेकिन ट्रू फॉल्स का कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं कि कौन से चैप्टर से आएगा, वो इंस्टीट्यूट कहीं से भी पूछ सकता है। और ट्रू फॉल्स के लिए मैंने आप लोग के लिए एक पीडीएफ तैयार कर रखी है। आई होप काफी हद तक बच्चों के पास वो पहुंच गई होगी। जिनके पास नहीं पहुंची है, जो ये वीडियो को देख रहे हैं और जिनको पता नहीं है कि ट्रू फॉल्स की पीडीएफ के बारे में, वो लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम का चैनल मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस चैनल पे जाएंगे, वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे, ट्रू फॉल्स की पीडीएफ। ठीक। तो और शेयर कैपिटल के नोट्स भी अब मैंने डाल दिए हैं, तो आप जाइए टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर आपको काफी अच्छा काफी सारा कंटेंट मिलेगा, वहां से वो डाउनलोड कर लेना। ठीक। प्लस मैंने यूट्यूब पे उसकी वीडियो भी शेयर करेंगे ट्रू फॉल्स की, तो वो भी आप लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए देख सकते हैं। देखो जी, शेयर कैपिटल के टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो मई 2018 में 12 नंबर का आया, नवंबर 18 में इन्होंने 10 नंबर का पूछा, मई 2019 में इन्होंने 10 नंबर का पूछा, नवंबर 19 में इन्होंने 17 नंबर का पूछा। ये 17 नंबर का किस हिसाब से पूछा, इन्होंने डिबेंचर्स का 5 नंबर का टॉपिक नहीं पूछा, इन्होंने सीधा क्या करा, 15 नंबर का शेयर कैपिटल पूछा और एक 2 नंबर का ट्रू फॉल्स पूछ लिया। नवंबर 2020 में इन्होंने 12 नंबर का पूछा क्योंकि यहां पर डिबेंचर अलग से था। जनवरी 21 में अगेन इन्होंने क्या करा, पूरा फुल फ्लेज 15 नंबर का क्वेश्चन शेयर कैपिटल से पूछ लिया। सर इस बार क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? इस बार मुझे लगता है कि वो शेयर कैपिटल का 10 नंबर का क्वेश्चन देंगे। अच्छा, ये जो इस बार की एक्सपेक्टेशन मैं आपको बता रहा हूं,
ये एक्सेप्ट ट्रू एंड फॉल्स बताऊंगा, क्योंकि ट्रू फॉल्स का देखो कोई एक्सपेक्टेशन लगाई नहीं जा सकती, तो मैं बिना ट्रू फॉल्स के बता रहा हूं, तभी ये 113 नंबर बैठ रहे हैं। अब अगर 113 में अगर आप 12 ऐड करोगे तो पूरा 125 बैठ जाएगा, तो वो 12 नंबर के जो ट्रू फॉल्स आते हैं वो मैंने यहाँ पर एक्सपेक्टेशन में नहीं डाले हैं, ठीक है, वो तो देखो कहीं से भी आ सकते हैं, बाकी क्वेश्चन स्पेसिफिक मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। तो शेयर कैपिटल का मुझे लगता है इस बार इंस्टीट्यूट आपसे 10 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, वो ऑलमोस्ट देखो हर एग्जाम में आ रहा है, तो इस बार भी आएगा ही आएगा। डिबेंचर्स की अगर बात करी जाए तो मई 18 में इन्होंने नहीं पूछा, नवंबर में पूछ लिया इन्होंने, मई 19 में पूछ लिया, नवंबर 19 में नहीं पूछा, नवंबर 20 में पूछ लिया, जैन 21 में नहीं पूछा। तो इस बार मुझे लगता है कि वो डिबेंचर्स का क्वेश्चन 5 नंबर का आपसे पूछ सकते हैं, यानी कि एक शेयर कैपिटल का हो गया और एक डिबेंचर का हो गया, अलग अलग क्वेश्चन आएंगे। इस बार कोई चांसेस नहीं है कि वो फुल फ्लेज 15 नंबर का शेयर कैपिटल का क्वेश्चन देंगे, वो अलग अलग क्वेश्चन पूछेंगे, शेयर कैपिटल का अलग और 5 नंबर का डिबेंचर का अलग पूछेंगे, ठीक, ये होगी आपकी बात। उसके बाद आपके जो चैप्टर्स आते हैं लाइक जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक एंड सब्सिडी बुक, ये जो बेसिक चैप्टर होते हैं जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक एंड सब्सिडी बुक्स, देखो इनमें क्या है कि इनमें कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि इंस्टीट्यूट पूछेगा या नहीं पूछेगा, चांसेस बहुत कम होते हैं इनमें से। इनमें क्या होता है कि जो आपका कंपलसरी क्वेश्चन होता है उसमें जो आपका सी पार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो सी पार्ट होता है वो 4 नंबर का होता है प्रैक्टिकल। वो 4 नंबर के प्रैक्टिकल में इंस्टीट्यूट कुछ भी पूछ लेता है, कई बार वो जर्नल का क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार वो सब्सिडी बुक्स डाल देता है, कई बार वो बीआरएस पूछ लेता है, कई बार वो डेप्रिसिएशन पूछ लेता है, कुछ भी पूछ सकता है वो। तो उसमें कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं कि वो किस तरीके से आपसे पूछेगा। तो अगर मैं मई 18 की बात करूं तो इन्होंने क्या करा, जर्नल का क्वेश्चन 4 नंबर का पूछ लिया, ठीक। उसके बाद इन्होंने आज तक जर्नल का क्वेश्चन पूछेगी, कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है, इंस्टीट्यूट पूछता नहीं है। लेजर का क्वेश्चन इन्होंने आज तक कभी नहीं पूछा, हो सकता है इस बार आ जाए, ठीक। ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन इन्होंने एक बार 5 नंबर का पूछा था नवंबर 2019 में, 5 नंबर का क्वेश्चन इन्होंने ट्रायल बैलेंस का डाल दिया था, वो भी करेक्टेड ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन था। इस बार मुझे कोई इसकी उम्मीद लगती नहीं है। कैश बुक सब्सिडरी बुक्स का इन्होंने एक बार नवंबर 2020 में 4 नंबर का पूछा था, जैन 21 में नहीं पूछा, वो 2 नंबर का क्या है, ट्रू फॉल्स से रिलेटेड, ठीक। इस बार मुझे ऐसा लगता है कि सर शायद शायद वो आपसे कैश बुक का क्वेश्चन 4 नंबर में पूछ ले। देखो इंस्टीट्यूट का एक फेवरेट एरिया है पेटी कैश बुक, क्योंकि इंस्टीट्यूट को पता है कि बच्चा पेटी कैश बुक में गड़बड़ी कर सकता है, गलती कर सकता है, क्योंकि वो देख के नहीं जाएगा पेटी कैश बुक का फॉर्मेट या उसको ठीक से करके नहीं जाएगा तो बच्चा फंस जाएगा। तो इंस्टीट्यूट कंपलसरी में वो पेटी कैश बुक का क्वेश्चन डाल सकता है। तो इस बार मुझे ऐसा लगता है कि शायद पेटी कैश बुक आ जाए, लेकिन हो सकता है कि वो पेटी कैश बुक के अलावा अगर पेटी कैश बुक उसने नहीं पूछा तो एक लेजर का भी एक क्वेश्चन काफी अच्छा बनता है, तो हो सकता है वो लेजर भी आप लोगों से पूछ ले। मिस्टर स्टडी मटेरियल में देखना एच और एस वाला क्वेश्चन है, वो भी एक काफी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन वो 4 नंबर में आना थोड़ा चांसेस कम है, क्योंकि वो बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो देर इज अ हाई चांस कि वो आपसे कैश बुक का क्वेश्चन, पेटी कैश बुक का 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले, ठीक। उसके बाद आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर एग्जाम, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम में, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, क्योंकि वो हर जगह आपको यूज करना पड़ता है। देखो मई 18 में इन्होंने 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा, 12 नंबर कैसे पूछा होगा, 10 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा होगा और एक ट्रू फॉल्स डाल दिया होगा। नवंबर 18 में इन्होंने 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा, मई 19 में इन्होंने 6 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ लिया, और नवंबर 19 में इन्होंने 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा, नवंबर 20 में 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा, मतलब 7 नंबर का ऐसा नहीं होगा, 5 और 2 होगा। जैन 21 में इन्होंने 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा। मुझे ऐसा लगता है कि सर इस बार हो सकता है इंस्टीट्यूट आपसे जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का टॉपिक है वो बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन ना पूछे, हो सकता है वो सिर्फ 5 नंबर का क्वेश्चन डाले, हो सकता है 10 का भी डाल दे, हो सकता है 10 का भी डाल दे, लेकिन एक्सपेक्टेशन यही है कि शायद हो सकता है वो 5 नंबर का क्वेश्चन डाले। देखो 5 नंबर में मैंने क्या बताया है, 5 नंबर में अगर रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन आएगा तो वो किस टाइप से बन सकता है, वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर्स का क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि भाई कुछ एरर्स दे देगा, बताएगा एरर ऑफ प्रिंसिपल बताओ, इसमें एरर ऑफ ओमिशन है या कमीशन है या अपना कंपेंसेटिंग एरर है, कैसा भी है, तो वो आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर से रिलेटेड 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ के चल सकता है, ठीक। अगला बीआरएस का टॉपिक, सर बेहद आसान टॉपिक एंड एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक, जिसके चांसेस हर एग्जाम में आता ही आता है ये क्वेश्चन। देखो कैसे, मई 18 10 नंबर, नवंबर 18 10 नंबर, मई 19 10 नंबर, नवंबर 19 10 नंबर, नवंबर 20 10 नंबर, सिर्फ एक जनवरी 21 का अटेम्प्ट था, इन्होंने क्या करा था कंपलसरी क्वेश्चन में इन्होंने सी पार्ट में बीआरएस पूछ लिया था, लेकिन वो क्वेश्चन बड़ा था, लेकिन उसकी वेटेज 4 नंबर की थी। तो सर ये एक्सेप्शनल केस था, तो मुझे लगता है कि सर जून में भी ये 10 नंबर का एक फुल फ्लैश क्वेश्चन आपसे बीआरएस का पूछ ही लेंगे, ठीक। तो बीआरएस का फुल फ्लैश क्वेश्चन आपका 10 नंबर का बन सकता है। अगला जो इन्वेंट्री का टॉपिक, इन्वेंट्री के भी सर चांसेस मतलब ये लगा लो कि आप 80% चांस है एग्जाम में आने के।
मई 18 में इन्होंने नहीं पूछा, नवंबर 18 में भी इन्होंने इन्वेंटरी नहीं पूछा, मई 19 में इन्होंने 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया, नवंबर 19 में इन्होंने इससे रिलेटेड एक ट्रू फॉल्स पूछा, नवंबर 20 में इन्होंने 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा इन्वेंटरी से, और जनवरी 21 में इन्होंने 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा। इस बार मुझे लगता है शायद वो 10 नंबर का क्वेश्चन आपसे इन्वेंटरी से पूछ ले। देखो, या तो वो क्या करेगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 10 नंबर का डालेगा और इन्वेंटरी 5 नंबर का डालेगा, या फिर वो क्या करेगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 5 नंबर का डालेगा, इन्वेंटरी 10 नंबर का डालेगा। ऐसे कुछ ना कुछ बाइफरकेशन इंस्टीट्यूट करके चल सकता है। ठीक। डेप्रिसिएशन की अगर बात करी जाए तो डेप्रिसिएशन सर एक एवरेज सा टॉपिक है, कभी पूछा जाता है कभी नहीं पूछा जाता। मई 18 में नहीं पूछा गया, नवंबर 18 में 6 नंबर का पूछा गया, मई 19 में इन्होंने 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा डेप्रिसिएशन से, नवंबर 19 में 4 नंबर का कंपलसरी क्वेश्चन में पूछ लिया, नवंबर 20 में नहीं पूछा गया, जनवरी में इन्होंने 10 नंबर का पूछा। इस बार मुझे लगता है सर बड़ा क्वेश्चन तो डेप्रिसिएशन से आने के चांसेस नहीं है। ठीक, डेप्रिसिएशन से वो छोटा मोटा एक आपसे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 5 नंबर का सर किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, वो बोलेगा कि रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन निकालो कि भाई स्क्रैप वैल्यू चेंज हो गई, या फिर आपकी यूजफुल लाइफ चेंज हो गई है, या एसेट में रीवैल्यूएशन आ गई है, तो रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का टॉपिक पूछ सकता है। एक सम ऑफ इयर्स डिजिट मेथड होता है, उसके हिसाब से वो 5 नंबर के हिसाब से आपसे डेफिनेशन पूछ सकता है। एक डिप्लीशन मेथड होता है, प्रोडक्शन यूनिट मेथड होता है, मशीन आवर मेथड होता है, मतलब जो नई चीजें हैं जो आपने कभी 11th क्लास में नहीं पढ़ी होगी, उससे रिलेटेड वो आपसे 5-5 नंबर के क्वेश्चन पूछ सकता है। 10 नंबर के चांसेस कम है, 5 नंबर के क्वेश्चन आने के इस टॉपिक में से चांसेस ज्यादा है। अच्छा, ये जो मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूं, अगेन सर दोबारा बता देता हूं, ये जो एनालिसिस है ये एक्सपेक्टेड है, कोई ऐसा नहीं है कल को बोल दो कि सर आपने तो बताया था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, मैं इतना भरोसा आपको दिला सकता हूं कि चांसेस ऐसे ही हैं कि इसी टाइप से आपको पेपर देखने को मिलेगा। मतलब आपको ये समझ लोगे, वीडियो ध्यान से देख लोगे तो आपको कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि सर ने कुछ बोला था और हुआ कुछ, ऐसा कुछ नहीं होगा। मोर और लेस आपको इसी तरीके का पेपर देखने को एग्जाम में मिलेगा। हाँ, इस वीडियो से, इस पीडीएफ से आपका ये बेनिफिट हो जाएगा कि आप लोग अपनी तैयारी प्लान करके चल सकते हो। देखो, आप एग्जाम टाइम है, तैयारी आप अपने अच्छे से प्लान करके यहाँ पर चल सकते हो कि इसी हिसाब से आप अपनी तैयारी प्लान करके चल सकते हो। आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा, एक तरीका मिल जाएगा आपकी तैयारी करने का, एक स्ट्रक्चर तो आपका तैयार हो जाएगा। अब फाइनल अकाउंट्स का टॉपिक आता है सर। फाइनल अकाउंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमेशा बड़ा क्वेश्चन इसका आता ही आता है। कैसे कैसे, मई 18 में इन्होंने 20 नंबर का फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन पूछा, एक फुल फ्लैज ही एक ही क्वेश्चन था 20 नंबर का, लेकिन अब वो इंस्टीट्यूट 20-20 नंबर के क्वेश्चन पूछता नहीं है। नवंबर 18 में इन्होंने 12 नंबर का पूछा, 12 में कैसे पूछा होगा, 10 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा होगा, 2 नंबर का एक ट्रू फॉल्स पूछ लिया होगा। नवंबर 19 में अगेन 10 नंबर का, नवंबर 19 में भी 10 नंबर का, नवंबर 20 में इन्होंने 15 नंबर का, 15 नंबर का कैसे पूछा इन्होंने, 5 नंबर का एक क्वेश्चन, 10 नंबर का एक क्वेश्चन। नवंबर 20 एक ऐसा अटेम्प्ट था जहां पर इंस्टीट्यूट ने 10 नंबर का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पूछ लिया था, जिसको बच्चा ज्यादा करके नहीं जाता था। उसके बाद इंस्टीट्यूट ने क्या करा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नवंबर 20 में भी पूछा और जनवरी 21 में भी पूछ लिया। इंपॉर्टेंट हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। तो इस बार भी मुझे लगता है सर हो सकता है फाइनल अकाउंट्स में से वो आपसे 15 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले। 15 नंबर का कैसे पूछेगा, वो आपसे 10 नंबर का एक प्रॉपर पूछेगा नॉन मैन्युफैक्चरिंग वाला, और 5 नंबर का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी पूछ सकता है। अच्छे से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को भी देखकर जाना। सर आपने 15 नंबर यहां पर क्यों लगाए, 15 नंबर मैंने इसलिए लगाए क्योंकि पिछले अटेम्प्ट में इन्होंने एनपीओ में से 20 नंबर का पूछ लिया। तो मुझे लगता है सर इस बार 15 नंबर का जो टॉपिक है वो आप फाइनल अकाउंट से कवर कर सकते हो। एनपीओ वो भारी भरकम नहीं पूछेगा क्योंकि पिछले अटेम्प्ट वो जनवरी में पूछ चुका। पार्टनरशिप आ जाओ सर। पार्टनरशिप कांस्टेंट है, पार्टनरशिप कांस्टेंट है, आपको 10 नंबर का एक क्वेश्चन हमेशा दिखेगा ही। ये जो 12-12 लिखा है, इट मींस यहां पर 2-2 नंबर का ट्रू फॉल्स भी इंक्लूड है, और मोर और लेस एक ट्रू फॉल्स आपको पार्टनरशिप से देखने को मिलेगा। लेकिन ट्रू फॉल्स का कोई ऐसा फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, आप वो पीडीएफ से देख के अच्छे से उसको पढ़ के जाना। तो 10 नंबर का क्वेश्चन या 12 नंबर का मई 18, 10 नंबर का नवंबर 18, मई 19 में आपका 12 नंबर, नवंबर 19 12 नंबर, नवंबर 20 12 नंबर, जनवरी 21 10 नंबर। इस बार भी मुझे लगता है एक आपका क्वेश्चन 10 नंबर का बड़ी आराम से पार्टनरशिप का बनेगा, वो तो कांस्टेंट है सर, हमेशा आ रहा है। ठीक, पार्टनरशिप के बाद आ जाओ एनपीओ। सर एनपीओ के भी चांसेस है कि हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सिर्फ एक मई 18 का ऐसा अटेम्प्ट था जहां पर इन्होंने एनपीओ पूछा नहीं था। देखो मई 18 का ही बिल्कुल एक एक्सेप्शनल आपका अटेम्प्ट था। क्यों? क्योंकि सर मई 18 में फर्स्ट टाइम इंस्टीट्यूट ने न्यू कोर्स लॉन्च किया था। इससे पहले क्या होता था, इससे पहले सीपीटी हुआ करता था। तो फाउंडेशन का जो पहला अटेम्प्ट था वो मई 18 था। तो इंस्टीट्यूट को भी नहीं पता था कि मई 18 में किस तरीके से पेपर पूछना है। तो मई 18 का तो मैं एक तरीके से बोलूंगा आप कंसिडर करो ना करो, इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, उसके बाद की जो चीज है, उसके बाद के जो अटेम्प्ट है, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट है। यहां से एनालिसिस बन सकता है, सिर्फ 2 अटेम्प्ट को छोड़ के जहां पर इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सिलेबस रिड्यूस कर दिया।
तो एनपीओ की अगर बात करें तो नवंबर 18 से देख लो कांस्टेंट हो गया वो 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर। एक जनवरी 21 में इन्होंने 20 नंबर पूछा था, तो अब वो 20 नंबर का क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछेगा। 20 नंबर का कैसे पूछा था इन्होंने, इन्होंने एक 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा और एक अगले पार्ट में भी 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया। ये एक अलग सा आप एक्सेप्शनल चीज थी। ठीक, इस बार लगता है सर एक एनपीओ का एक वो 10 नंबर का आपसे प्रॉपर क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज सर कभी आता है कभी नहीं आता, कभी आता है कभी नहीं आता। किस तरीके से, मई 18 में नहीं पूछा गया, नवंबर 18 में नहीं पूछा गया, मई 19 में इन्होंने 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया, नवंबर 19 में इन्होंने एक ट्रू फॉल्स डाला था तो मैं मान के चलता हूं यहां पर नहीं पूछा, नवंबर 20 में इन्होंने 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया। अब मुझे लगता है कि शायद इस अटेम्प्ट में वो आपसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज से 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले। देयर इज हाई चांस कि वो आपसे 5 या फिर 10 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ के चल सकता है। 10 नंबर के चांसेस कम है, क्यों 10 नंबर के चांसेस कम है, क्योंकि सर 10 नंबर का बनेगा एकोमोडेशन बिल का टॉपिक। एकोमोडेशन बिल वो नवंबर 20 में आपसे पूछ चुका, 10 नंबर का क्वेश्चन था वो एकोमोडेशन बिल का था, तो चांसेस उसके कम है। अब मुझे लगता है सर एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा वो रिटायरमेंट ऑफ बिल, रिन्यूअल ऑफ बिल, जो कि 5 नंबर का एक प्रॉपर क्वेश्चन बन जाएगा। तो वो 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछ सकता है। एक इंस्टीट्यूट की बुक में स्टडी मटेरियल में आपको एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें 4-5 केसेस हैं, 4 केसेस हैं, वो भी वो 5 नंबर का पूछ सकता है। वो बॉब जैक ऐसा कुछ करके क्वेश्चन है, वो आप देख लेना, वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, तो उस 5 नंबर के चांसेस मुझे इस बार लग रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज से पूछा जाएगा। आई हैव फीलिंग फॉर दैट। ठीक, अब आ जाओ कंसाइनमेंट का टॉपिक। सर ये कांस्टेंट है, कंसाइनमेंट का टॉपिक कांस्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देख लो 10 नंबर मई 18, 10 नंबर नवंबर 18, सिर्फ मई 19 में इन्होंने नहीं पूछा कंसाइनमेंट, नवंबर 19 10 नंबर, फिर यहां पर इन्होंने नवंबर 20 में 7 नंबर मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा था और एक ट्रू फॉल्स पूछा था, 10 का नहीं पूछा। फिर जनवरी 21 में अगेन इन्होंने 10 नंबर का पूछा, तो इस बार भी मुझे लगता है कि वो 10 नंबर का एक प्रॉपर क्वेश्चन कंसाइनमेंट का आपसे पूछ के चलेंगे। कुछ नई नई चीज कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो इंस्टीट्यूट की मटेरियल में क्वेश्चन है वही कर लोगे, कंसाइनमेंट का तो बहुत है आपके लिए। ठीक, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। सर देखो इन 3 चैप्टर का, सेल ऑफ गुड्स, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, इन 3 चैप्टर में से आपको कोई भी 2 चैप्टर के क्वेश्चन देखने को पेपर में मिल सकते हैं। अब हो सकता है कि 2 में से आपको सिर्फ एक ही करना पड़े, या हो सकता है कि वो 2 क्वेश्चंस अलग अलग क्वेश्चन के साथ सब पार्ट बन के आ जाए। ठीक, वैसा ऐसा होता नहीं है, ये होता है कि भाई इन 3 में से आपको एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना पड़ेगा। सेल ऑफ गुड्स हो गया, एवरेज ड्यू डेट हो गया, या आपका अकाउंट करंट हो गया। तो अगर सेल ऑफ गुड्स की बात करी जाए तो 5 नंबर नवंबर 18, मई 19 नहीं पूछा, नवंबर 19 5 नंबर पूछ लिया, नवंबर 20 नहीं पूछा, जनवरी 21 में पूछ लिया। तो मुझे लगता है कि शायद इस बार इंस्टीट्यूट आपसे सेल ऑफ गुड्स का क्वेश्चन 5 नंबर का ना पूछे। एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, ये दोनों पूछेगा ही पूछेगा, ये हमेशा आते हैं और ये इस बार भी सर आएंगे ही आएंगे। जनरली क्या होता है, ये चॉइस में आ जाते हैं, एक पार्ट वो एवरेज ड्यू डेट दे देगा, एक पार्ट वो अकाउंट करंट दे देगा, तो इसमें चॉइस आ जाएगी आपको, दोनों में से कोई भी एक अटेम्प्ट आपको करना पड़ेगा। ठीक, तो ये हो गया एवरेज ड्यू डेट। थ्योरी का क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, सर थ्योरी का जो क्वेश्चन है वो पहले क्वेश्चन का एक सब पार्ट बन के आता है। क्वेश्चन नंबर 1B वो होता है आपका थ्योरी का 4 नंबर का। कई बार क्या करता है इंस्टीट्यूट, क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट भी थ्योरी पूछ लेता है। ठीक, तो 2 अटेम्प्ट ऐसे थे, नवंबर 19 का अटेम्प्ट और आपका नवंबर 20 का अटेम्प्ट, जहां पर इन्होंने 1 में भी पूछ लिया और 6 में भी पूछ लिया थ्योरी का क्वेश्चन। लेकिन वैसे क्वेश्चन नंबर जो 1 होता है उसमें तो फिक्स आई है थ्योरी का, लेकिन 6 में कभी पूछ सकता है कभी नहीं पूछ सकता। तो इस बार मैंने शायद नहीं लगाया आपको, मुझे लगता है कि सर हो सकता है वो आपके 6 में कोई प्रैक्टिकल पूछ ले छोटा। ठीक, थ्योरी भी आ सकती है लेकिन प्रैक्टिकल के चांसेस ज्यादा है, लेकिन 1 में तो आपको 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। थ्योरी की मैं आपसे बात करता हूं सर, थ्योरी की भी मैंने पीडीएफ तैयार कर रखी है, वो भी आपको कहां मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, बहुत फायदा होगा आपको। ठीक है जी, अब आ जाओ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर इसका कोई ऐसा क्वेश्चन, ये थ्योरी के ये थ्योरी में ही आ जाता है टॉपिक। इसमें मुझे लग सकता है कि सर इंस्टीट्यूट जो क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट है, हो सकता है वो आपसे कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन पूछ ले। वो कुछ 4 दे देगा आपको, एक्सपेंडिचर और रिसीट, उसमें आइडेंटिफाई करना होगा कि कैपिटल है या रेवेन्यू है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। प्लस यहां पर इसमें से, इस चैप्टर में से एक आपको एंट्री ट्रू फॉल्स पे जरूर देखने को मिलेगी। ठीक, तो ये सर मेरी कुछ पेपर पैटर्न था, पेपर की एनालिसिस थी कि कौन से चैप्टर में से किस नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कितने मार्क्स का बना, ये 113 नंबर का बना। 12 नंबर के ट्रू फॉल्स मैंने यहां पर कंसीडर नहीं करे हैं क्योंकि वो कहीं से भी आ सकते हैं। ठीक, तो कुल मिला के 125 नंबर का पेपर बनेगा, जिसमें से आपको 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। लो भाई, अब आ जाओ पेपर पैटर्न की बात करी जाए। ये लो आपके सामने यहां पर मैंने पेपर पैटर्न रख दिया। देखो पेपर पैटर्न की बात करी जाए तो आपका क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1
जो होता है आपका वो कंपलसरी होता है 20 नंबर का। फिर उसके बाद आपको इन 5 क्वेश्चन में से कोई भी क्या करने पड़ते हैं, एनी 4 इंटू 20 मार्क्स। तो ये मिलाकर आपका कितना हो जाता है, 100 मार्क्स का पेपर बनता है कि क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी होता है और इन 5 में से कोई भी आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं 20-20 नंबर के। अब 20 नंबर में आपका क्या होता है, सब पार्ट्स होते हैं। अब इसको देखते हैं कि सर यहां पर किस तरीके से क्या पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट की अगर मैं बात करूं तो ये तो फिक्स है सर, ट्रू फॉल्स 12 नंबर का। ध्यान रखना ट्रू फॉल्स आपको विद रीजंस देने होते हैं, विद रीजंस आपको ट्रू फॉल्स देने हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 का बी, ये थ्योरी है 4 नंबर की, ठीक। वो पीडीएफ देख लेना, थ्योरी की जो पीडीएफ बना रखी है वो पीडीएफ देख लेना टेलीग्राम में। 1C, 1C जो ये मैं 4 नंबर का क्वेश्चन बता रहा था, इसमें आपसे देखो मैंने तो यहां पर पैटी कैच बुक लिख दिया, यहां पर मैंने पैटी कैच बुक लिख दिया, लेकिन सर हो सकता है वो आपसे जर्नल पूछ ले, हो सकता है वो आपसे नॉर्मल कैश बुक पूछ ले, हो सकता है वो आपसे सब्सिडियरी बुक्स पूछ ले, हो सकता है वो आपसे लेजर पूछ ले, हो सकता है वो आपसे ट्रायल बैलेंस पूछ ले। तो ये सर कोई ऐसा डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं है। चांसेस मुझे लगता है पैटी कैश बुक की काफी टाइम से इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा है, लेकिन सर इनमें से भी पूछा जा सकता है, आएगा कंपलसरी में, इट मींस आपको करना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते आप इसको। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करी जाए तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 का एक क्राइटेरिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में जनरली इंस्टीट्यूट एक बीआरएस का क्वेश्चन 10 नंबर का पूछता है, बीआरएस का क्वेश्चन 10 नंबर का पूछता है, इस बार के लिए मैं कह रहा हूं कि पूछ सकता है। और यहां पर मुझे लगता है सर बीआरएस में इस बार अमेंडेड कैश बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक अमेंडेड कैश बुक का जो टॉपिक होता है उसको अच्छे से करके जाना, अमेंडेड कैश बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 का जो बी पार्ट है 10 नंबर का, यहां पर मुझे लगता है सर इंस्टीट्यूट आपसे 10 नंबर में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पूछ सकता है या बिल्स ऑफ एक्सचेंज पूछ सकता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर या बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इन दोनों में से कोई एक आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा 10 नंबर में। रेक्टिफिकेशन है तो वो फुल फ्लेज क्वेश्चन दिख जाएगा आपको। बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर 10 नंबर पूछा जिसके चांसेस कम है, जिसके चांसेस कम है, इसलिए मैंने यहां पर उसको दूसरे नंबर पे लिखा है जिसके चांसेस कम है, अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज उन्होंने पूछ लिया तो वो आपसे या तो एकोमोडेशन बिल पूछ लेगा या फिर वो जैक एंड बॉब वाला जो क्वेश्चन था उसमें 5 एंट्री है तो वो एक एक एंट्री 2-2 नंबर की, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, वो 10 नंबर में वो डाल के चल सकता है, ठीक। एकोमोडेशन के चांसेस कम है क्योंकि वो पहले पूछ चुका है, तो वो बॉब जैक वाला जो क्वेश्चन है उस टाइप का क्वेश्चन आप इसको अच्छे से देख के जाना। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर या बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और कोई चैप्टर के यहां पर चांसेस बनते नहीं है। डेप्रिसिएशन पिछली बार पूछ लिया तो इस बार शायद ना पूछे वो आपसे। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है वो 25 नंबर का क्वेश्चन होता है क्योंकि इसमें इंटरनल चॉइस भी होती है। इसमें जनरली क्या करता है इंस्टीट्यूट, कंसाइनमेंट का क्वेश्चन डालता है 10 नंबर का। देखो कंसाइनमेंट में क्या चीज हमें करनी चाहिए, कंसाइनमेंट कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है क्योंकि उसमें गिनती के कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन उसमें क्वेश्चंस है प्रैक्टिस करने वाले। जैसे एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट आपको अच्छे से आना चाहिए, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का टॉपिक आपको अच्छे से आना चाहिए, यही आपकी मेन चीजें हैं कंसाइनमेंट में, तो इसको करके जाना। एक बी नंबर में क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट में वो आपसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज या डेप्रिसिएशन, ध्यान से सुनना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर या बिल्स ऑफ एक्सचेंज या डेप्रिसिएशन। मतलब अगर मान लो ऊपर इन्होंने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पूछ लिया, अगर ऊपर इन्होंने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पूछ लिया 10 नंबर का, तो यहां नहीं पूछेगा, यहां क्या पूछेगा, वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज डाल सकते हैं 5 नंबर का या डेप्रिसिएशन डाल सकते हैं 5 नंबर का। तो आई होप इस चीज को आप समझ रहे हो कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अगर उसने 10 नंबर का ऊपर पूछ लिया तो नीचे क्या डालेगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज डालेगा या डेप्रिसिएशन डालेगा, ठीक, कुछ भी डाल सकता है इसमें से, लेकिन डालेगा 5 नंबर का। अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के 5 नंबर के क्वेश्चन की बात करूं तो वो रिटायरमेंट रिन्यूअल वाले क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर डेप्रिसिएशन के 5 नंबर के क्वेश्चन की बात करूं तो उसमें वो आपसे वो पूछ सकता है कि रिवाइज डेप्रिसिएशन निकालो व्हेन यूजफुल लाइफ चेंज होती है, रेजिडुअल वैल्यू चेंज होती है या रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट होती है, इसमें अगर रिवाइज डेप्रिसिएशन निकालना हो तो कैसे निकालोगे, वो पूछ सकता है आपसे। प्लस 5 नंबर में डेप्रिसिएशन में वो आपसे वो पूछ सकता है सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड का क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर अपना कौन सा होता है वो डिप्लीशन मेथड हो गया आपका, प्रोडक्शन यूनिट मेथड हो गया, मशीन मेथड हो गया, उसमें डेप्रिसिएशन निकालना पूछ सकता है आपसे। ये 5 नंबर का क्वेश्चन डेप्रिसिएशन यहां पर पूछ सकता है। इसके सी पार्ट में आपको एवरेज ड्यू डेट या अकाउंट करंट 5 नंबर, मतलब चॉइस आएगी, चॉइस तो फिक्स है, एवरेज ड्यू डेट या अकाउंट करंट, यहां पर मेरे को वो भी लिखना चाहिए, खैर सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, मतलब इन तीन में आपको चॉइस मिल जाएगी। चांसेस क्या है इस बार, क्योंकि सेल ऑफ गुड्स वो पिछली बार पूछ चुका है, तो इस बार मुझे लगता है कि एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट इन दोनों में से आपसे कोई भी एक क्वेश्चन करने को एग्जाम में 5 नंबर का आ जाएगा, ठीक। बट आपको सर दोनों चैप्टर करके जाने चाहिए,
ठीक, कोई ऐसा फिक्स मत करना कि सर यही करूंगा, क्योंकि हो सकता है मान लो आप अकाउंट करंट अच्छे से कर गए, एवरेज ड्यू डेट नहीं करके गए, अकाउंट करंट का क्वेश्चन आपको थोड़ा टफ लग रहा है, तो मजबूरी में एवरेज ड्यू डेट करना पड़ेगा। और दोनों चैप्टर बहुत आसान है, पूरे पूरे लेक्चर मैंने यूट्यूब पे डाल रखे हैं, तो आप जाकर उनको देख लेना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करी जाए तो यहां पर 20 नंबर में आपसे पार्टनरशिप का क्वेश्चन 10 नंबर का मिलेगा। इस बार मुझे लगता है पार्टनरशिप में वो आपसे एडमिशन कम रिटायरमेंट का टॉपिक पूछ सकता है, एडमिशन कम रिटायरमेंट का टॉपिक पूछ सकता है। पिछली बार इन्होंने पिछले मेरे ख्याल से 2 अटेम्प्ट से शायद ये डेथ का क्वेश्चन पूछ लिया, पिछली बार तो डेथ था, उससे पिछली बार का मुझे इतना कंफर्म नहीं है, लेट मी चेक अगर मेरे पास अभी अवेलेबल है तो। ये देखो जी, जनवरी 21 का पेपर अवेलेबल है, मैं आपको दिखा देता हूँ पार्टनरशिप में इन्होंने क्या पूछा था 10 नंबर का। ये रहा, तो इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने डेथ का क्वेश्चन पूछा, डेथ का क्वेश्चन इन्होंने जनवरी में 20 नंबर का 10 नंबर का पूछ लिया, तो इस बार डेथ के क्वेश्चन 10 नंबर में आने के चांसेस कम है, डेथ का शायद वो ना पूछे, वो आपसे नॉर्मल रिटायरमेंट का क्वेश्चन पूछ सकता है। खाली रिटायरमेंट वो डालता नहीं है, वो एडमिशन कम रिटायरमेंट पूछेगा, और अगर खाली वो रिटायरमेंट पूछ रहे हैं तो उसमें जेएलपी जरूर डाल देगा, ध्यान से सुन लेना, खाली वो रिटायरमेंट पूछ रहा है तो उसमें जेएलपी डालेगा। ठीक, या फिर एडमिशन प्लस रिटायरमेंट का टॉपिक पूछेगा, उसमें फिर जेएलपी वो नहीं डालेगा। ठीक, तो इस तरीके से आपका पैटर्न बन सकता है। इसमें साथ में वो फाइनल अकाउंट्स का टॉपिक पूछ सकता है आपसे 10 नंबर का। कभी भी आपको पार्टनरशिप और एनपीओ साथ में नहीं दिखेंगे, चांसेस बहुत कम होते हैं। पार्टनरशिप के साथ ज्यादातर वो क्या करता है, फाइनल अकाउंट्स डाल के चलता है 10 नंबर का। इसमें आपसे वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग का क्वेश्चन पूछेगा, नॉर्मल एक 10 नंबर का आपसे फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं पूछते, लेकिन जो भी पूछते हैं वो बड़ी अच्छी एडजस्टमेंट पूछते हैं, माइंड लगाने वाली एडजस्टमेंट पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको एनपीओ का क्वेश्चन दिखेगा 10 नंबर का, इन्वेंट्री का क्वेश्चन दिख सकता है 5 नंबर का। इन्वेंट्री मैंने यहां पर डाल दिया क्योंकि सर इन्वेंट्री पिछली बार अगर मैं बात करूं इन्वेंट्री की, तो देखो पिछली बार का जो इन्वेंट्री का टॉपिक था, लेट मी चेक, पिछली बार 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा इन्होंने इन्वेंट्री से, तो इस बार मुझे लगता है कि सर 5 नंबर का अगर इनको क्वेश्चन पूछना होगा इन्वेंट्री से, तो वो यहां पर 5 नंबर का पूछ सकते हैं, वो यहां पर 5 नंबर का पूछ सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, नोट कर लो इसे, ऐसा भी हो सकता है कि वो इन्वेंट्री का 5 नंबर का क्वेश्चन ना पूछ के 10 नंबर का क्वेश्चन पूछे और यहां पर डाल दे इन्वेंट्री, बीआरएस के साथ इन्वेंट्री डाल दे 10 नंबर का, ऐसा भी हो सकता है। सर अगर मान लो बीआरएस के साथ इन्होंने इन्वेंट्री यहां पर डाल दिया, तो यहां पर क्या डालेगा, यहां पर क्या डाल सकते हैं एनपीओ के साथ, यहां पर वो आपसे लेट से बिल्स ऑफ एक्सचेंज पूछ सकते हैं, यहां पर वो आपसे लेट से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पूछ सकता है, कुछ भी पूछ लेगा 5 नंबर में, बहुत सारा कुछ कंटेंट है। फिर उसके बाद एक आपको पार्ट फाइनल अकाउंट्स का भी मिलेगा 5 नंबर में, ये चांसेस है सर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जरूर करके जाना मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इस समय। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6, शेयर कैपिटल का क्वेश्चन 10 नंबर में मिलेगा आपको, डिबेंचर्स का टॉपिक 5 नंबर पे इस बार मिलेगा। शेयर कैपिटल में अगर मैं बात करूं तो कैसा पूछ सकता है, वो री इशू फॉरफिटेड वाला पूछेगा, री इशू फॉरफिटेड की एंट्रीज पूछ सकता है आपसे वो, इस बार लगता है शायद वो पूछे, प्रो डाटा के चांसेस कम है क्योंकि पिछले 2 टाइम से पूछ रहा है, इस बार वो कुछ केसेस दे देगा और बोलेगा री इशू और फॉरफिटेड की एंट्रीज डालो, वो पूछ सकता है। डिबेंचर में शायद वो डिस्काउंट राइट ऑफ करने वाली एंट्रीज पूछ ले, डिस्काउंट राइट ऑफ करने वाला काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है 5 नंबर का। ठीक, और उसके बाद ये जो 5 नंबर का टॉपिक बनेगा, 5 नंबर का जो पार्ट बनेगा सी पार्ट, इसमें आपसे या तो डेप्रिसिएशन पूछ ले, या थ्योरी पूछ ले, या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पूछ ले, एज द केस में भी इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर डेप्रिसिएशन पूछेगा तो मैंने आपको जैसे ऊपर बता दिया वो पूछेगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 5 नंबर में पूछेगा तो आपसे वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर्स पूछ लेगा, थ्योरी में हो सकता है वो आपसे यहाँ पर कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आइडेंटिफाई करने के लिए पूछ ले, या कोई थ्योरी का नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ ले। ठीक, तो उसका कोई आपका क्राइटेरिया ऐसा नहीं है। तो सर दिस इज द पेपर पैटर्न और दिस इज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम माय साइड। अब बात आती है सर हाउ टू आइडेंटिफाई चॉइसेस, कि सर हमें कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 1 तो आपको करना ही करना है, इसमें तो नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 2 भी जरूर आप करोगे, इसको मत छोड़ना, क्यों, क्योंकि सर इसमें बीआरएस है। अब बीआरएस बहुत आसान होता है, सब बच्चे आराम से कर लेते हैं, तो बीआरएस स्कोरिंग है, मत छोड़ना। इसके साथ में जो पार्ट होगा, मान लो इन्वेंट्री का पार्ट है, और हो सकता है आपको इन्वेंट्री ज्यादा अच्छे से नहीं आता, लेकिन सर आप अटेम्प्ट जरूर कर सकते हो, तो करके जाना उसे। क्वेश्चन नंबर 2 जरूर करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करी जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 भी जरूर करोगे। क्यों? क्योंकि इसमें आपको इंटरनल चॉइस का बेनिफिट मिलेगा। ये जरूर करना, उसमें छोटे छोटे टॉपिक पूछेगा वो आपसे। कंसाइनमेंट हर बच्चा करके जाता है अच्छे से, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट हर बच्चा करके जाता है, तो मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ेगा। चॉइस जो आपको रखनी चाहिए, अच्छा एक क्वेश्चन नंबर 6 ये भी जरूर करना, क्योंकि इसमें शेयर कैपिटल डिवेंचर है, सब बच्चे करके जाते हैं अच्छे से। और जो जो लास्ट पार्ट है वो थ्योरी है, थ्योरी बच्चा लिख लेता है, अगर वो नॉर्मल पढ़ के गया थ्योरी तो वो लिख लेगा। जो चॉइस आपको रखनी चाहिए ना वो इन्हीं दो क्वेश्चन में रखनी है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में। इन दो क्वेश्चन में आपको चॉइस रखनी है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई मेरे को कौन सा क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से आता है, वो कर लेना बस। अगर आपको मान लो पार्टनरशिप और फाइनल अकाउंट्स आते हैं तो वो देख लेना। अगर आपको लगता है कि पार्टनरशिप मुझे नहीं आती है तो जिस क्वेश्चन में पार्टनरशिप उसे छोड़ना पड़ेगा आपको। अगर आपको लगता है मुझे एनपीओ नहीं आता अच्छे से तो एनपीओ छोड़ना पड़ेगा। फाइनल अकाउंट्स कोई बच्चा छोड़ता नहीं है, सब करके जाते हैं। पार्टनरशिप और एनपीओ में बच्चा थोड़े बहुत चॉइस लगाता है, कुछ बच्चे पार्टनरशिप करके जाते हैं, कुछ एनपीओ करके जाते हैं, लेकिन सर दोनों ही मेरे हिसाब से तो 100% करना चाहिए। बाकी फिर भी बच्चा थोड़ा सा यहाँ पर क्राइटेरिया बना लेता है। तो चॉइस जो आपको रखनी चाहिए वो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में ही रखनी चाहिए, इनमें आपको चॉइस मिलेगी। क्यों? और एक चीज और है सर, ये दोनों ही क्वेश्चन नंबर 5 और 4 और 5 ही आपके टाइम कंज्यूमिंग है। सर पेपर आपका 100 नंबर का है, 3 घंटे का पेपर है। बच्चों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? स्पीड, पेपर छूट जाता है, पेपर छूट जाता है। तो पेपर नहीं छूटना चाहिए भाई साहब, स्पीड बनानी पड़ेगी। तो उसीलिए मैं आपको एक बेस्ट तरीका बता रहा हूं कि चॉइस 4 और 5 में ही आपको रखनी है। जो पहले आपको पेपर में 15 मिनट मिलते हैं, ध्यान से सुनना, जो पहले आपको पेपर में 15 मिनट मिलेंगे उसमें आप सबसे पहला काम यही करोगे, वो क्वेश्चन सेलेक्ट। क्वेश्चन कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, 15 मिनट में गलत तरीके से पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो कंपलसरी पढ़ रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग से पढ़ने लगे क्वेश्चन। भाई साहब कंपलसरी पढ़ के क्या होगा, वो तो करना ही है आपको। ठीक, आपको क्या करना चाहिए, कंपलसरी को नहीं पढ़ना, बाकी क्वेश्चंस को पढ़ो। बाकी क्वेश्चंस को पढ़ो और देख लो कि आपको कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। उस 15 मिनट में सबसे पहले ये डिसाइड करो कि आपको कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, उस पर सिंपल काटा लगा दो कि मुझे ये नहीं करना। एग्जाम करते करते बीच में डिसीजन मत चेंज करना। अगर आपने बीच में डिसीजन चेंज किया तो आपका टाइम खराब हो जाएगा और आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, स्ट्रेस में आ जाओगे। क्योंकि टाइम कंज्यूम, मतलब पेपर लेंथी होता ही है, ये तो है सर पेपर लेंथी होगा, तो आपको टाइमली कंप्लीट भी करना है पेपर। ठीक, तो पहले 15 मिनट को अच्छे से यूटिलाइज करना। जो भी आपको डिसीजन लेना है पहले 15 मिनट में आपको लेकर चलना पड़ेगा। ठीक, ये आपको करना है। और हमेशा पेपर में वही क्वेश्चन सबसे पहले करना जो आपको अच्छे से आता हो। एक गड़बड़ी मत करना। कई बार बच्चे क्या करते हैं, सर क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट कर दिया, फिर क्वेश्चन नंबर 3 का बी कर दिया, 5 का सी कर दिया। ऐसे मत करना। कोई भी क्वेश्चन पिक करोगे तो वो पूरा होना चाहिए आपका, वो पूरा होना चाहिए। हाँ आप ये कर सकते हो कि मान लो आपने क्वेश्चन नंबर 2 करा तो उसका सी पहले कर दिया, फिर बी कर दिया, फिर ए कर दिया, लेकिन ऐसा मत करना। देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं ऐसा मत करना कि पहले आपने कर दिया क्वेश्चन नंबर 2 ए, फिर कर दिया आपने क्वेश्चन नंबर 3 बी, फिर कर दिया आपने क्वेश्चन नंबर 4 सी। दैट इज रॉन्ग। ये एक अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं होती है। आपको क्या करना है, आप पेपर में सबसे बड़ा बड़ा लिखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। उसमें आप क्या कर सकते हो, आप पहले बी कर रहे हो, फिर सी कर रहे हो, फिर ए कर रहे हो, दैट इज गुड। लेकिन जो भी क्वेश्चन करोगे वो फुल फ्लैश करोगे। सर अगर मान लो हमने क्वेश्चन नंबर बी तो कर दिया, सी मुझे आ नहीं रहा ठीक से अभी समझ में, ए भी कर दिया, तो क्या करूंगा, सी के लिए स्पेस छोड़ देना, थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ देना। इतना सबको पता होता है कि ये क्वेश्चन कितना स्पेस लेगा, सबको अच्छे से पता होता है, तो आप उस हिसाब से स्पेस छोड़ के चलना। ठीक, सर अगर मान लो हम फाइनल अकाउंट्स को क्वेश्चन कर रहे हैं और हमारी बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है तो क्या किया जाए, बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है तो क्या किया जाए, क्या हमें उस क्वेश्चन के चक्कर में लगे रहना चाहिए, नहीं लगना। बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दोबारा बता रहा हूं सर, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं इंपॉर्टेंट, कि आपको टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है। देखो इधर सुनना ध्यान से, आपके पास 100 मार्क्स का पेपर करने के लिए टाइम कितना अवेलेबल है, एक सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, 180 मिनट्स अवेलेबल है। 3 घंटे मतलब 180 मिनट्स है 100 मार्क्स का पेपर करने के लिए। तो अगर मैं बात करूं फॉर 1 मार्क कितना टाइम अवेलेबल है आपके पास, 1.8 मिनट अवेलेबल है। हर नंबर के लिए आपके पास कितने मिनट अवेलेबल है, 1.8 मिनट। स्लैश इट, इसको स्लैश कर दो टू 1.6 मिनट, और कम कर दिया। थोड़ा कंजर्वेटिव होकर सोच लेते हैं कि सर 1 मार्क के लिए मेरे पास 1.6 मिनट है। इट मींस अगर आपका कोई 10 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको कितनी देर में करोगे, 1.6 इंटू 10,
16 मिनट बनते हैं तो आप मोर और लेस बोलोगे कि मैं 15 मिनट में क्वेश्चन करूंगा। अगर कोई आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो 1.6 इंटू 5 तो आपके लगभग कितने लगते हैं, 8 मिनट लगते हैं। तो आप बोलोगे 7 से 8 मिनट में क्वेश्चन करूंगा। एक घड़ी अपने साथ, एक वॉच अपने साथ लेके जाना है, रिस्ट वॉच, और टाइम एलोकेट करके आप क्वेश्चंस करने शुरू करो। अभी भी अगर आप प्रैक्टिस करते हो घर पे या कोई टेस्ट करते हो या मॉक टेस्ट वगैरह करते हो, टाइम एलोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर टाइम एलोकेट नहीं करोगे तो काम खराब हो जाएगा। टाइम एलोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ रहे हो मेरी बात? यस और नो? यस सर। ठीक, तो इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चंस को कवर करके चलना है, मतलब टाइम मैनेज करके चलना है। अगर देखो इस तरीके से कवर करके चलोगे तो एंड में आपके 15-20 मिनट आपके पास अवेलेबल होंगे, उसमें जो आपकी कमियां रह रही हैं वो आप वहां पर दूर करके चल सकते हो। फॉर्मेट वगैरह है उनको सर आप पेंसिल स्केल का यूज मत करना, नॉर्मल पेन से ही आपको बनाना है। अच्छा, सबको पता होना चाहिए सर, ब्लैक बॉल पेन यूज करना है आपको पेपर में, तो अभी से ही ब्लैक बॉल पेन से लिखना शुरू कर दो। नहीं लिख रहे तो ब्लैक बॉल पेन यूज करो, क्योंकि एग्जाम में वही करना है आपको यूज। ठीक, तो आपको टाइम मैनेज इस हिसाब से करके चलना पड़ेगा। ठीक, आई होप ये चीजें आपको काफी हद तक क्लियर होगी होंगी। बताइए जी, क्लियर होगी ये चीजें? हाँ, तो टाइम लिमिट के हिसाब से, अच्छा टाइम वाली बात दोबारा डिस्कस करता हूं कि मान लो आपका आप फाइनल अकाउंट्स को क्वेश्चन कर रहे हो 10 नंबर का, उसमें मैक्सिमम 16 मिनट लगने चाहिए। आपने टाइम सेट किया 15 मिनट, फटाफट फटाफट सॉल्व करा आपने, 15 मिनट में करा। थोड़ा नीट एंड क्लीन भी, ऐसा नहीं कि खिचड़ी पका दी। सर राइटिंग अच्छी रखना, बच्चे क्या करते हैं, राइटिंग बहुत खराब होती है, राइटिंग खराब नहीं, अच्छी होनी चाहिए। तो आपने 15 मिनट में क्वेश्चन करा और एंड में पता लगा सर बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही, फंस गए। अब क्या करूं? क्या आप बैलेंस शीट मैच करने में ही टाइम लगाते रहोगे? अगर आप ऐसा लगाओगे तो कोई ना कोई क्वेश्चन छूटेगा, पेपर पूरा नहीं होगा। फिर बी स्मार्ट, स्मार्ट बनो। अगर आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही है तो छोड़ दो भाई साहब उसे, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई लंबी चौड़ी दिक्कत नहीं है भाई, आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही है, हो सकता है आपने कोई एडजस्टमेंट गलत कर दी हो। अगर वो एडजस्टमेंट गलत करी है तो क्या होगा, 2 नंबर कटेंगे, 3 नंबर कट जाएंगे। लेकिन भाई 3 नंबर कटने मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस चक्कर में 10 नंबर का क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? तो बैलेंस शीट मैच नहीं कर रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप टाइम लिमिट में क्वेश्चन करोगे, पेपर कर दोगे, तो आपके पास एंड में 15-20 मिनट बचेंगे, फिर वो आप जितना मर्जी टाइम बचा है वो आप लगा लेना उसमें। नहीं तो बच्चा क्या करता है, बैलेंस शीट मैच करने के चक्कर में फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन को ही ले गया वो 30-40 मिनट में, 30-35 मिनट्स में लग गया। पार्टनरशिप में लगा दी उसने 30-35 मिनट, 40 मिनट, उससे क्या होगा, पेपर छूटेगा। 80-80 नंबर का पेपर करके आते हैं बच्चे, फिर बोलते हैं सर नंबर नहीं आते। अरे कहां से नंबर आएंगे, जब तुम पेपर ही 80 नंबर का करके आओगे तो नंबर कहां से आ जाएंगे? सोचो ना, 80 नंबर का पेपर करके आ रहे हो, उस पर भी मैं मान के चलता हूँ सर 10% गलत हो गया, ये तो नहीं कि 100% ठीक कर दिया, 10% गलत हो गया, तो वही 60 से 70 के बीच में तो नंबर आएंगे, फिर वो एग्रीगेट फंस जाएगा आपका। जब अकाउंट्स में 60-70 नंबर लेके आ रहे हो आप, एग्रीगेट तो फंसेगा ही फंसेगा। इस पेपर में तो आपको 90 क्रॉस करना है। वो 90 क्रॉस तभी होगा जब आप पहली चीज तो पेपर पूरा करोगे। तो पेपर आपका नहीं छूटना चाहिए, बस इस चीज का थोड़ा मैं स्ट्रिक्ट हूं इस मामले में, इस चीज पे आपको ध्यान देना है। ठीक, प्रैक्टिस से आपकी स्पीड बनेगी। अभी से ये जो मैंने आपको बताई है टाइम लिमिट, तो टाइम लिमिट के अंदर काम करना शुरू कर दो। ठीक, चलो जी, तो इसी के साथ मैंने आप लोगों के साथ एक पेपर पैटर्न, पेपर एनालिसिस डिस्कस किया, जो मुझे लगता है कि सर इस बार एक्सपेक्टेड है चीजें जो आपके एग्जाम में हो सकती है। ठीक है जी, चलो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको क्या करोगे, लाइक जरूर करना, अपने जितने भी दोस्त हैं उन सबके साथ इसको शेयर जरूर करना। ठीक है जी, और फॉलो कर लेना। अच्छा, ये पीडीएफ, ये जो पीडीएफ है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। कहां पर मिलेगी, टेलीग्राम में मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है जी, चलो फिर अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करो, कोई दिक्कत परेशानी आए तो डू कॉन्टैक्ट मी, एंड मिलेंगे किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। अच्छे से अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, पढ़ाई पे फोकस करो, एंड बाय बाय।